नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, उसमें हम एक बार मैग्नेट को रखेंगे और हमको ये कैलकुलेट करना है कि उस बार मैग्नेट के ऊपर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना टॉर्क लगेगा, और अगर कोई फोर्स भी लगेगा तो उसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो एक सिंपल सा केस मैं ले रहा हूं। सपोज करो किसी जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? तो अगर आपने इन लाइनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रखी हुई है और स्ट्रेट लाइनें आपने ड्रॉ करी है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर लाइनों के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है तो फिर वो एक नॉन यूनिफॉर्म को, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जगह जगह पे बदल रहा होगा, इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमको क्या करना है, एक बार मैग्नेट को रखना है। तो मैं एक रैंडम पोजीशन यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज करो बार मैग्नेट को कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है, ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल मान लो, ये इसका नॉर्थ पोल है। इस तरीके से हमने बार मैग्नेट को रखा और अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि जब आपने इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा होगा तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कितना फोर्स या टॉर्क लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो ये जो बार मैग्नेट है, इसके दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ये स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। तो इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो कि किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपको कंसीडर करना है। अब जैसे इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आप देखोगे कि इसके जो पोल्स हैं उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर अगर आपने कोई मैग्नेट रखी हुई है और उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, तो उसके पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा m इंटू बी के बराबर। ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि बार मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ पोल होता है उसके ऊपर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो साउथ पोल है उसके ऊपर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैंने दो अलग अलग मैग्नेट्स यूज करी है। इधर उस मैग्नेट का, पहली मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे ये ड्रॉ किया हुआ है। अगर इधर नॉर्थ पोल होगा तो वो इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगेगा। और इधर अगर आपने साउथ पोल रखा है तो वो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। आप याद भी रखो इस चीज को कि नॉर्थ पोल पे हमेशा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो साउथ पोल होगा उस पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जैसे देखो ये नॉर्थ पोल है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन मुझे दिखानी है, तो किधर दिखाऊं बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला होगा m इंटू बी। जो साउथ पोल है उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, उसी तरीके से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, m इंटू बी, m इंटू बी, है ना, दोनों के लिए बराबर है। अब एक चीज नोटिस करो कि इस बार मैग्नेट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये इसका मतलब जो टोटल फोर्स यहाँ पे इस बार मैग्नेट के ऊपर लग रहा होगा, नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे दोनों पोल्स के ऊपर, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए आपस में कैंसिल होकर टोटल फोर्स कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। समझ में आया ये? तो एक जो छोटा क्वेश्चन बनता है ना इस टॉपिक के ऊपर, उसमें ये चीज पूछते हैं आपको कि बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो फोर्स 0 लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा इस पे फोर्स। अब ये दोनों फोर्स मिलके इसको घुमाने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको इमेजिन करो, जैसे बार मैग्नेट ऐसे रखी है, ये वाला जो सिरा है इस पे फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला जो सिरा है इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर, तो ये बार मैग्नेट ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, टर्न कर जाएगी। और जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके ऊपर टॉर्क लगना जरूरी है, टॉर्क के बिना कोई भी चीज घूमती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों फोर्स मिलके एक टॉर्क डेवलप कर रहे होंगे और उस टॉर्क को कैलकुलेट करके देखना आपको। अगर टॉर्क लग रहा है तो वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। जो टॉर्क का उसका फॉर्मूला होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो बराबर फोर्स लग रहे हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उनमें से कोई भी एक फोर्स लेंगे और उन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के साथ में, तो उससे अपने पास आएगा टॉर्क जो इस बार मैग्नेट के ऊपर लग रहा होगा। ये x कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये देखो, ये जो फोर्स वाली लाइन है इसको पीछे बढ़ाओ थोड़ा, ये वाली जो लाइन है ना फोर्स वाली, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। और ये जो फोर्स वाली लाइन है इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास निकल के आएगी इसी को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये x कितना है, और उससे फिर f को जो कि m इंटू बी के बराबर है उसको मल्टीप्लाई करके हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये x कैसे कैलकुलेट करना है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली डिस्टेंस है x और ये कितनी है, ये है 2l के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल यहाँ पे कितना दिखा रखा है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हो रही है और तीसरी लाइन इनको काट रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। जैसे ये होता है ना, दो लाइनें होती है पैरेलल, तीसरी लाइन उनको काटती है, तो ये वाले जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ये हमेशा बराबर होते हैं। तो वैसे ही ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा यहाँ पे। अब इस एंगल थीटा के सामने देखो, इस एंगल थीटा के सामने इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हो गया परपेंडिकुलर जो x के बराबर है, और ये हो गया हाइपोटेनियस जो कि 2l के बराबर है। अब 2l तो मुझे पता ही होता है, बार मैग्नेट की लेंथ पता होती है, तो मुझे अगर x कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इन दोनों में रिलेशन होता है साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से x कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 2l साइन थीटा के बराबर आएगा, और ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो टो इक्वल टू बनेगा, f की वैल्यू है m इंटू बी और जो x है वो है 2l साइन थीटा, और आपको पता है कि m इंटू 2l ये तो मिला के क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एम बी साइन थीटा बन गया। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का किया जाता है तो उसमें साइन थीटा आता है, तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है फॉर्मूले के अंदर, साइन थीटा आता है। तो क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर साइन थीटा आ रहा है ना, एम बी साइन थीटा, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है। एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो एम क्रॉस बी को ओपन करोगे तो क्या आएगा, एम बी साइन थीटा आएगा। तो वापस यही फॉर्मूला आ गया, देखो सिंपल है एकदम। तो जब भी किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगेगा, 0, और टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा के बराबर, जिसको एम क्रॉस बी भी लिख सकते हो। अब इसमें एक स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस आपको बता रहा हूं इसमें। पहला स्पेशल केस ये हो सकता है कि ये जो बार मैग्नेट है ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्योंकि इस पे टॉर्क लग रहा है, दोनों फोर्स इसको खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो जो टॉर्क इसके ऊपर डेवलप होगा वो इसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये बार मैग्नेट आ जाएगी तो ये थीटा कितना बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। तो जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, जब ये घूम के बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाएगी तो थीटा कितना हो गया, 0। उस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो आंसर आएगा 0।
मतलब टॉर्क आया जीरो। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी जीरो होता है और टॉर्क भी जीरो होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे बार मैग्नेट। अगर मैं इस बार मैग्नेट को ऐसे उल्टा घुमा के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर दूं, मतलब इसको इस तरीके से घुमाना है कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इधर आ जाए, और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होने से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या माना जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। अगर इसको आप उल्टा घुमा दोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा ना। तो थीटा हो गया सपोज करो 180 डिग्री। उस कंडीशन में साइन फंक्शन की वैल्यू 180 डिग्री पे जीरो होगी, तो टॉर्क अभी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे पहले जीरो था, अभी भी टॉर्क कितना, जीरो। तो ये कंडीशन यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली कंडीशन भी इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको बोला जाता है, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब टोटल फोर्स या टोटल टॉर्क जीरो होने को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये, इक्विलिब्रियम। लेकिन इनमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल अपने आप घूम के आ रहा है। थीटा इक्वल टू जीरो पे आ रहा है या फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आ रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो पे आने की कोशिश कर रहा है। देखो ये फोर्स इधर खींच रहा है इसको, ये इधर, तो ये मैग्नेटिक डायपोल ऐसे घूमेगा, ये मैग्नेट ऐसे घूमेगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी। तो थीटा कितना बन जाएगा उस कंडीशन में, जीरो बन जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें डायपोल अपने आप आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो दूसरी वाली कंडीशन है इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अनस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसको हिला दोगे ना तो ये घूम के इस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में चला जाएगा। जैसे आपने इसको उल्टा घुमा के ऐसे सेट कर दिया तो अभी तो ये रुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया, अगर थोड़ा सा भी ऐसे घुमा दिया तो ये घूम के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा अपने आप ही। इसलिए इस वाली कंडीशन को तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। छोटा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनेगा, और बड़ा क्वेश्चन अगर डेरिवेशन वाला पूछेगा तो ये पूरा आपको कैलकुलेट करके बताना है। फिर ये वाले जो स्पेशल केस मैंने आपको बताया ना, ये दोनों स्पेशल केस आपको याद रखने हैं। ठीक है।